पता। अब हम जूम ऑनलाइन, फेसबुक और यूट्यूब पे ऑनलाइन है। साकवा समूह की तरफ से लाइव जूम, फेसबुक और यूट्यूब पर तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। और इटली के शहर फिदेंसा से जी फेगौरी का मोहब्बत भरा आदाब और सलाम कबूल करें। आज की सातवां समूह मुलाकात में हमारे साथ एक बहुत ही मोतबर और काबिल एहतराम अदबी और इल्मी शख्सियत मौजूद है, जो शायर होने के साथ कालम नगार, सफरनामा नगार, गीत नगार और दानश्वर भी हैं। मास्टर इन हिस्ट्री, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म और बेशुमार अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। सरपरस्त आला पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के हैं। इसके अलावा 6 कुतब उनकी मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें यसु मेरा महबूब नसरी नज़में, खुली आंख का सपना नज़्म गज़लें, यसु के संग संग रूहानी गीत और रेडियाई फीचर्स, कब सोचेंगे कॉलम्स और पत्थर रेत पानी सफरनामा, जो नेपाल, दुबई, अबूधाबी और मलेशिया के सफर पर मुश्तमिल है। वो पाकिस्तानी कम्युनिटी का बेहद कीमती सरमाया है। उनकी मोहब्बत और खुलूस का शुक्रिया कि उन्होंने साकवा के साथ मुलाकात का वक्त निकाला। तो आइए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। काबिल एहतराम, एक मुखलस दोस्त और अजीम इंसान, अजीम राइटर जनाब जवेद से साथ आपको खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जी, नवाजिश है, आपकी मोहब्बत है आपके इन सारे अल्फाज के लिए। जवेद साहब के साथ उनकी फन और शख्सियत पर इजहार ख्याल के लिए हमारे साथ 2 और बहुत काबिल एहतराम और अदबी दुनिया में और पाकिस्तान में मोतबर शख्सियात हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। उनमें से पहली शख्सियत क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड पाकिस्तान के मरकजी सदर है। उनकी 6 कुतब आ चुकी हैं और 2 ज़ेरे तबा हैं। उनकी किताबों के नाम भी लेता चलूं: खाली कशकोल, यादें, तेरे जाने के बाद, गजल क्यों लिखूं, नगमाते साजद, जुल्मत से नूर तक और डूबता सूरज और मुसाफिर सलीब का। इनके अलावा उनका सहाफत में भी बहुत उम्दा मकाम और आला मकाम है। वो नया सवेरा, म्यारे जिंदगी और उफ़ के मदीर भी रहे हैं और तकरीबन 40 साल से अदबी दुनिया में मौजूद हैं, अपना वजूद मनवा चुके हैं और मसलसल लिख रहे हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारी दूसरी शख्सियत, जो किसी तारफ़ की मुताज तो नहीं, पेरिस के लोग और पूरे पाकिस्तान के लोग, बल्कि पूरे दुनिया में जो मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं वो उनको जानते होंगे। ये शख्सियत जवेद साहब के बहुत करीब रही है, उनके अच्छे दोस्त हैं, उम्दा इंसान है। मुल्तान में उन्होंने उनके साथ एक अरसा गुजारा है। वो मज़हब का प्रचार करते हैं, यसू का पैगाम अमन, मोहब्बत और इंसाफ दुनिया में फैलाते हैं। वो हैं जनाब हमारे साथ मोहतरम रेवरेंड पास्टर हनूक हक साहब। आप सबको साकवा और समवा की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले कि मैं और बातें तारफ़ के सिलसिले में करूं, यहीं पे छोड़ता हूं और अपनी ख़ास शख्सियत जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, उनके बारे में प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जवेद साहब,
आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि साकवा समूह के कुछ नाजरीन नहीं जानते कि आपके आबाओ अजदाद और आपकी कहाँ पैदा हुए, किस शहर में रह रहे हैं, क्या करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उनके लिए हमें थोड़ा सा अपना तारफ कराएं। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया गौरी साहब। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा असल नाम जो है वो जावेद जोसेफ मल है, वाह, और मेरा वाह। अदबी नाम जो है वो जावेद याद है आपके सामने, क्योंकि मेरे अच्छा, पापा का नाम इससे जो आगे आगे बढ़ने से पहले मैं नाम पे आता हूँ। जावेद जोसेफ मल। जावेद उर्दू फारसी से आया होगा, और जोसेफ जो है, जो ज़ाहिर है अंग्रेजी नाम है। और मल मेरा ख्याल है कि हिंदू, सिख और ख़ास इंडिया की कम्युनिटी से आया। इसकी थोड़ी सी वजाहत करते चले चलें। जी हाँ बिल्कुल। मेरा ख्याल है इसके बाद जो मैं बात करने लगा था इसकी वजाहत भी हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि मेरे पापा का नाम था जोसेफ जी जी मल, तो वो मेरे नाम के साथ लगता था। मेरे दादा जी पास्टर थे, बहुत पुरानी बातें हैं ये, और उनका नाम था जी पादरी बधावा मल, और ये वो सिख खानदान से थे, मसीहत में आए। और जी जी उनकी सारी खिदमत जो है, यानी सियालकोट से उनका ताल्लुक था, लेकिन उनकी सारी खिदमत जो है अब वो सरगोदा के एरिए में रही। तो वही यानी मल खानदान से थे, और वही अब भी हमारे खानदान में वो नाम चलता है, और पापा का जी जी। नाम और साथ फैमिली का नाम। तो अब तो मतलब जावेद याद के हवाले से ही चलता है। अ, अगर आप चाहें तो मैं मजीद अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जी जी, जरूर जरूर। अच्छा, तो ये तो दादा के हवाले से था। शुक्र है खुदा का कि उनकी सारी खिदमत मैं पिछले दिनों, पिछले बल्कि चंद साल पहले मैं सरगोदा में गया, और मुझे पता चला था कि मेरे जो दादा हैं वहाँ पर खिदमत करते रहे हैं यूपी चर्च। और जब मैं वहाँ जी पर गया तो जो पास्टर थे वो एक यंग थे, लेकिन उनके वालिद अ, अभी तक हयात थे, और वो भी पास्टर थे वहाँ पर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मुझे, वो जो बुजुर्ग थे, बताया कि मैंने, मेरा ऑर्डिनेशन जो है वो पादरी बथावा बाल साहब ने किया था, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि सीनियर जी जी पास्टर जो थे वही ऑर्डिनेशन भी करते थे नए पास्टर। तो जी वहाँ पर उस चर्च में, यूपी चर्च में, एक यानी जो नामों की तख्ती है वो लगी हुई है, जैसे जो पास्टर जितना अरसा रहता है उसका लिखा जाता है। तो वहाँ पर मेरे दादा का नाम भी लिखा हुआ था, पादरी बतावा। तो क्या वो लोग बात। बड़े खुश हुए कि भाई आज उनके पोते जो हैं वो हमारे पास आए। तो मतलब ये मेरे लिए बड़ी, मैं समझता हूँ कि फख्र की बात है। और उसके बाद मेरे पापा जो थे वो जो जॉब के सिलसिले में वो ब्रिटिश आर्मी में थे। जी जी पाकिस्तान इंडिया जब इकट्ठा था तो ब्रिटिश आर्मी में थे। उनको विक्टोरिया क्रॉस भी मिला था, जो कि हमारे वाह पास अभी मौजूद है। अच्छा, वाह। तो उसके बाद वो क्योंकि उसमें थे तो वो मुख्तलिफ जगहों पर रहे। हमारी मामा बताते होते थे कि कलकत्ता में रहे, और उसके बाद मद्रास में वाह रहे, ऐसी जगहों पर। उसके बाद एक वक्त आया कि वो वहाँ से फिर रिटायर हुए, तो फिर जी हमारा दौर शुरू हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी पैदाइश जो है वो उकाड़ा में। और अब इससे ज़्यादा वाह। खुशी आपको होगी कि मेरा बचपन जो है वो लाइलपुर, फैसलाबाद लाइलपुर में गुजरा जी है, क्योंकि आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है। जी जी तो मेरा सही। बचपन वहाँ पर गुजरा है। छठी क्लास तक मैं वहाँ मुस्लिम हाई स्कूल तारकाबाद में पढ़ता रहा हूँ, आप जानते हैं। जी जी, हाँ तारकाबाद। जी जी, जी, वो मेरा तारकाबाद में ख्याल मैं है पढ़ता रहा हूँ, वहाँ जो नहर एशिया थी। का सबसे बड़ा मोहल्ला है वो, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ तारकबाद। पर मैं मतलब छठी जमात तक पढ़ता रहा। फिर सातवीं में
क्योंकि मेरे पापा प्राइवेट जॉब्स कर रहे थे, तो फिर यहाँ मुल्तान में एक घी फैक्ट्री शुरू हुई। सुल्तान वेजिटेबल हमारे मुल्तान का बहुत मारूफ मतलब ये है। तो वो जी फिर जी यहाँ 64 में यहाँ पर मुल्तान में आ, और उनके साथ फिर हम भी आ गए। 7th में मैं यहाँ मुल्तान में आकर दाखिल हुआ, और बाकी सारी तालीम मास्टर डिग्री तक मैंने मुल्तान में हासिल की। और अब जी तो हम कहते हैं कि हम मुल्तान हैं। मुल्तानी है। हाँ जी, क्योंकि इतना क्या अरसा कहें। हो गया, 64 जी कहाँ जी और 2022 कहाँ। तो यानी कि ये आखिरी सारा पड़ाव जो है वो मुल्तान में हुआ आपका। ये आखिरी पड़ाव जो है मुल्तान। लेकिन अब बच्चों और का पता नहीं किधर किधर है। हाँ, बच्चे, मेरा बड़ा बेटा यहाँ पर है, अमेरिका में, अमेरिका यूएसए में में, है। बड़ा बेटा। और बेटी जो है वो नेपाल में है। अगर आप फेसबुक नेपाल में। देखते हैं तो वो जी जी लगती रहती हैं मैं उनकी, देखता क्योंकि देखता हर देखता। साल मैं उनके पास जाता हूँ। अभी कोरोना की वजह से 2 साल से नहीं जा सकता, लेकिन हर जी साल मैं छुट्टियां उनके पास गुजारता हूँ। तो और तीसरा बेटा जो है वो मेरे पास है। तो शुक्र है जी खुदा का कि एक मेरे पास है, वो खिदमत एक करते हैं आपके इंशाअल्लाह। साथ। जी 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 बिल्कुल। अच्छा मैं इस सारे सफर में इस सारे वो क्या कहते हैं सफरनामा भी लिखने का आपका शौक शायद इसी की वजह से आगे जी बढ़ा। जी। लेकिन इससे पहले कि वो उस तरफ चले, मैं पूछना चाहूंगा शायरी का शौक आपको कैसे पड़ गया। हाँ, शायरी की शायरी लत जो है वो कैसे आपको लगी। वो ये है कि क्योंकि अ, ये सिलसिला तो स्कूल लाइफ से शुरू हुआ, और ये जी मैंने तखल्लुस भी जो था वो स्कूल लाइफ में रखा। लेकिन क्या बात। ये जो है इसमें जो तक़वियत आई है, जो सिलसिला आगे बढ़ा, वो कॉलेज में आ गया। आपको क्या पता है कि वो दौर ऐसा था कि कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते थे, मुशायरों के हवाले से, मुबाहिसों के हवाले से, और मौसीकी के हवाले से भी। तो जी जी वहाँ पर आप, एक बड़ा नाम है, शायद आपको भी यकीनन जानते होंगे, डॉक्टर प्रोफेसर आसी करनाली साहब, ए, जी बड़ा जी नाम। जी जी बहुत तो बहुत ये बड़ा वहाँ नाम। पर वो वहाँ पर प्रोफेसर थे उस कॉलेज में। और ये हमारी खुशकिस्मती थी कि वो उर्दू के प्रोफेसर थे, और वो ही हमारे फिर कॉलेज में भी उस्ताद मोहतरम बने। और वो क्योंकि दौर ऐसा था, मुख्तलिफ मुशायरों में जाना। और मेरा एक दोस्त था मेरे साथ, नाज सैन नाज, पता नहीं अब हयात है या नहीं, लेकिन हमारी जोड़ी हाँ बहुत अच्छी बनी, नाज सैन नाज और जावेद यार। जवेद याद। तो अ, हम अक्सर फिर इकट्ठे बड़े जुनून के साथ लिखते थे। मैं नज्म लिखता था उस वक्त ज़्यादा, और वो आशार कहते थे, मेरे साथी जो थे। और जी अक्सर ऐसे होता था कि आसिफ करनाली साहब क्योंकि इंचार्ज थे इस बात के, वो हमारी चीज़ों को देखते थे, चेक करते थे, और फिर हम मुशायरों में जाते थे, और अक्सर हम दोनों मिलकर कॉलेज से ट्रॉफी लेकर आते थे। तो यानी उनकी सरपरस्ती मेरे साथ रही, और शौक मेरा अपना भी था, जिसकी वजह से फिर मैं इस फील्ड में आया, और उस वक्त से अब तक मैं मतलब इसी हवाले से काम करता क्या कहने। बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं थोड़ा सा। हूँ। फिर जी आप एक मुखलस दोस्त भी हैं, उम्दा इंसान भी हैं और साफ नीयत के मालिक हैं। आपने क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड पाकिस्तान की क़यादत कैसे संभाली, क्यों संभाली, और क्या वजूहात थी कि आप इसको अभी तक आगे लेकर चल रहे हैं, उसको जिंदा रखे हुए हैं और उसकी बहुत सी तकरीबात भी करवा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये जो क़यादत इसकी मुझे मिली है, वो एक्चुअल मेरी ख्वाहिश नहीं। मैं इत्तेफाक से, ये जो 2 साल बाद ये हमारे नॉमिनेशन होती है या इलेक्शन होते हैं, तो मैं तकरीबन 2 साल अपनी जो हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है उसी में ये सारे डिसीजन होते हैं। तो दो जी साल से मैं वो अटेंड नहीं कर पा रहा था। लेकिन यह है कि मुल्तान के हवाले से काम होता था, चलता था। और जब ये सिलेक्शन हुई तो
आप यकीन जानेंगे, क्योंकि मैं उस वक्त एग्जेक्टिव में भी नहीं, सिर्फ एक मुकामी ब्रांच का मैं यहाँ पर सरपरस्त था या चेयरमैन था। तो जब ये डिसीजन सामने आया, सोहेल साहब भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, तो जब ये डिसीजन सामने आया तो मैं हैरान हो गया कि उन्होंने मुझे सरपरस्त चुना। अब क्यों ये चुना ये वो बेहतर जानते हैं। जाहिर है और उन्होंने चुना कि ये शख्स जो है ये कम्युनिटी के अदब को आगे लेके चलेगा और क्रिश्चियन राइटर्स को मुत्तहिद रखेगा। मैं बताना ये चाहता हूँ, थैंक यू, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब से ये क़यादत मतलब मेरे पास आई, सोहेल साहब भी तशरीफ फरमा है, और हमने एकदम जब ये हमें मिला है तो हमने काफ़ी काम किया। यानी एग्जेक्टिव की मीटिंग्स नहीं होती थी, लेकिन हमने 2-3 एग्जेक्टिव की मीटिंग, जो कि जी खासा जी मुश्किल काम है कि पूरे पाकिस्तान, जैसे ये कराची में बैठे हुए हैं, मैं मुल्तान में बैठा हुआ हूँ, इस्लामाबाद में इस तरीके से, और खियोड़ा में हमारे साथी बैठे हुए हैं एग्जेक्टिव के। तो हमने 2-3 मीटिंग, जो कि एक रिकॉर्डेड बात, जी जी। और अच्छा, इसके अलावा मैं एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, फौरन आपको डिस्टर्ब किया है, जी जी वो जी मेरे जी ज़हन से निकल जाएगा कि जी, आप फरमाइए। इतने दूर-दूर से लोग आते हैं, तकरीबात भी इसके बैनर के नीचे करवाते हैं, तो इसकी फंडिंग या फाइनेंस कैसे आप पूरा करते हैं? ये है कि हमारे पास कोई ऐसा बजट नहीं है। हम ये खुद ही मिलकर करते हैं। मतलब ये है कि जो भी आता है वो अपने अपना किराया खर्च के आते हैं। यानी ये एक जुनून है, आप देख रहे हैं। मतलब इसमें या कोई फायदे की बात नहीं है, मतलब फाइनेंशियली कोई फायदे की बात नहीं है, लेकिन अंदर की तस्कीन जो है वो हमें मिलती है कि हम अपने अपने जो लिखारी हैं दूसरे हैं उनके लिए काम, तो कोई जी, फंडिंग हमें ऐसी नहीं होती। हम खुद ही करते हैं, और वहाँ जहाँ भी हम करते हैं, अक्सर किसी के यहाँ करते हैं, तो वो वहाँ का सारा सिलसिला जो है वो हमारा है। चलता है। जी, जी। क्या क्या बात है! बहुत आपकी हिम्मत है। खुदा आपको और हिम्मत दे के इसको चलता रहना चाहिए और पूरी जो अदबी कम्युनिटी है, उसको आप एक प्लेटफ़ॉर्म पे ले आएँ। असल में अदब की 2 इक़साम हैं, एक नस्र और एक शायरी। पिछले दिनों आपने एक तकरीब करवाई क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के तहत, उसमें आपने शायरी की कुतब भी रखी, अफ़साना भी रखा, सफ़रनामा भी रखा और नाचीज़ का नावल हम गुमशुदा लोग भी रखा। ये अक्सर तकरीबात में नहीं देखा जाता है, सिर्फ़ शायरी पे ज़ोर दिया जाता है कि मुशायरा करवा लिया या अपने हम ख़याल दोस्तों को जमा कर लिया और अशार सुन ले वाह-वाह कर दी। लेकिन आपने जो है ये दोनों इक़साम को एक जगह पे इकट्ठा करने की कोशिश की। इसकी पाकिस्तान में क्या वजह है कि नस्र पे हम तवज्जो कम देते हैं और नस्र लिखने वालों को याद भी कम करते हैं, उनके नाम भी लेना पसंद नहीं करते और शायरी को ज़्यादा हर जगह शायर, शायर, शायर यही होता है। इसकी क्या वजह है? ये बड़ी अहम बात है, और वाकई जैसे आप फरमा रहे हैं इसी तरह होता है। लेकिन क्योंकि मैं आप थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाऊंगा। अ, मैं जब 75 में मैं श्रीलंका गया था एक कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जी, क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया की कॉन्फ्रेंस थी, यूथ लीडरशिप के हवाले से मैं वहाँ पर गया। और वहाँ भी मैंने वहाँ का सारा जो सकाफत थी, कल्चर था, दूसरा सारा मैंने देखा। और वापस आकर वो दौर ऐसा था कि उस वक़्त जासूसी अ, जी, नावलों का दौर था, और बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते थे। इब्न सफ़ी आपको पता है, पॉपुलर बहुत रहता बड़े था। नावल निगार जी, जी, थे। फिर हमारे जी, जी, मुल्तान से मज़हर कलीम बहुत बड़े जी, थे। और मेरे एक दोस्त पब्लिशर भी थे जो एक रिसाला निकालते थे, डाइजेस्ट, रुबाब जी, डाइजेस्ट। क्या? तो मैंने उससे कहा कि मैं मतलब एक कहानी लिखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके इस डाइजेस्ट में वो मतलब किश्तवार जो है ना वो शाया हो, क्योंकि एकदम तवील हो।
तो उन्होंने खुशी से इस बात को कबूल किया और मैंने वहाँ के सिलसिले में एक कहानी लिखी जिसका मैंने नाम रखा पत्थर की पुजारन, और वो जी एक यानी नावल की शक्ल में बन गई, क्योंकि किश्तवाड़ छपती रही पूरा साल, तो वो फिर एक नावल की शक्ल में बन गई। इसके अलावा मैंने, क्योंकि वो बड़ा उस वक्त एक दौर था, मैंने जासूसी नावल भी लिखी। क्या कहना। आजकल धुआं आज भी मुझे याद है, 2 हिस्सों में था, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि पब्लिशर ये कहते थे कि जब हम पार्ट 2 छापते हैं तो हमें वो सस्ता पड़ता है और हमें कुछ फायदा होता है। तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो उसमें मशहूर कैरेक्टर उस वक्त थे उसमें शामिल किया। तो मैं यानी जो आपका आपका नावल उसमें था, ये जो हमने तकरीब जी जी, हम की थी, गुमशुदा लोग, उसमें तो आपका आपका बहुत नावल शुक्रिया। भी था। और यानी इतनी देर के बाद, क्योंकि लोग वक्त नहीं निकालते, उस वक्त भी नहीं निकालते थे ज्यादा लंबी, हालांकि वो बड़ा दौर था, आपको पता है, रजिया भट्ट और दूसरे जी बड़े जी बड़े जो नावल नगार थे उस वक्त नावल्स लिखते थे और बड़े अच्छे और खूबसूरत लिखते थे, सिद्दे हसन है, मतलब इस तरीके के। अच्छा, तो मैंने वो उस वक्त ये लिखे, और आपका नावल जो था उसने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया, मेरी नाम के हवाले से भी। उस वक्त तक मैंने उसको पढ़ा नहीं था, तकरीब शायद हुई थी लाहौर में, लेकिन मुझे नहीं पता था। जी एक दोस्त की मेहरबानी कि उन्होंने मुझे वो नावल भेज दिया, आपको मैंने भी जिक्र किया। मैं ये जी जी बताना चाहता हूँ कि जो कुछ आप नावल नगारी में, नसर में बात कर सकते, तफसील के साथ अपने अंदर की बात कर सकते, वो मैं समझता हूँ कि शायद शायरी में आप नहीं कर सकते। और मैं आपको इस बात के लिए जी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उस नावल में मैं कहता हूँ मुझे बहुत सी रहनुमाई आगे लिखने, यानी कि बात को टूल कैसे दिया जाता है। और आपने, मैं देखा छोटी छोटी बातों को, जैसे कि भाई आप किसी खातून की बात करते हैं, उसके बालों का जिक्र करते हैं, उसके उसकी उसकी पलकों का जिक्र करते हैं, उसके दुपट्टे का जिक्र करते हैं, और वो जो मतलब छोटी छोटी बातें। इसी तरह अगर आप किसी मर्द की बात करते हैं, तो जैसे अब मैं बैठा हूँ, तो मेरे बैठने का तरीका और मेरे आप बालों का तरीका, मेरा हाथ रखने का तरीका, तो वो इस तरीके से मैंने एक नई बात आपसे सीखी कि बात को लंबा कैसे किया जा सकता है। और नावल, और आपका नावल माशाल्लाह मैं देख रहा था तकरीबन शायद 305 सफ़े का। जी जी, 300 से हाँ ऊपर सफ़े हैं। हाँ, तीन और सौ ये पाँच इसी तरह ही। 2 क्योंकि ज़बानों में मैंने तर्जुमा हो रहा है ये। क्योंकि मैंने उसका एक एक हर्फ जो है ना वो पढ़ा था, तो वो 305 पेजेस उसके बनते हैं। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कंट्रीब्यूशन है, और जो कुछ आपने उसमें लिख दिया वो शायद आप पाकिस्तान में होते तो कई बातें ना, लेकिन आपने बड़ा खुल नहीं, के हर बात की है। और ना सिर्फ अपने मजहब के हवाले से, दूसरे मजहब जाहिद के हवाले से भी आपने खुल के बात की, जी जो कि हर बंदा नहीं करता। तो उस नसर को मैं समझता हूँ कि जरूरी है कि हम उसकी पजीराई करें, उसको आगे बढ़ाएं, और जिस तरह हम शायरों के लिए या शायरी के हवाले से करते हैं, नसर को भी साथ साथ, ये जी, एक बहुत वजह शुक्रिया। उस तकरीब में यानी नावल और दूसरी नसरी चीज है। एक अफसानों की किताब भी, वो जी, नुसरत नुसरत जॉन की जहां की, सियालकोट से, या, बहुत खूबसूरत अफसाने थे। अफ़साने तो हैं। जी वो जी। एक नई आने वाली थी, लेकिन बड़ा मतलब खूबसूरत। या, जी जी, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। बहुत सारे शायरी की अभी बात हो रही थी, जी तो जी। चले आपसे कुछ अशार सुनते हैं। कुछ हमें अपनी कुतब में से या नया कलाम वो अता करें। जी बेहतर, मैं देखता हूँ, मैंने रखा था। यहाँ पर मैं नाजरीन को बताता चलूँ कि पूरी दुनिया से लोग हमें देख रहे हैं। चंद नाम मैं लेता हूँ।
डॉक्टर अल्फ्रेड गिल अमेरिका से, माजिद गिल कंबोडिया से, और डॉक्टर प्रोफेसर रियाज तौहीदी कश्मीरी इंडिया से, और पाकिस्तान से टीपी नाम है, टीपी विहाड़ी से, वो देख रहे हैं जी। साथ साथ अर्ज करता हूं कि शेर है कि मैं समुंदर की तह में बैठा, वाह जी, मैं समुंदर की तह में बैठूं, पुरसकूं मछलियों के साथ। आहा आहा, क्या कह रहे, मैं क्या कह रहे? समुंदर की, बहुत शुक्रिया, मैं समुंदर की तह में बैठूं, पुरसकूं मछलियों के साथ रहूं, और तितलियों की तरह पहाड़ों, वाह, क्या कह रहे? तितलियों की तरह पहाड़ों में तू मुझे छुए और मैं भागूं। आहा आहा, क्या कह रहे? बहुत तितलियों खूब, की तरह पहाड़ों में तू मुझे छुए और मैं भागूं, और तू रहे साथ तो ये मुमकिन है। आहा, क्या कह रहे? तू रहे साथ तो ये मुमकिन है, हो वही सिर्फ जो कि मैं चाहूं। आहा, क्या तू ख्वाहिश, रहे क्या साथ बात, क्या बात तो है। ये मुमकिन है, तू रहे साथ तो ये मुमकिन है, हो वही सिर्फ जो कि मैं चाहूं, और तू मेरे, शेर अर्ज है कि तू मेरे जी, इर्द गिर्द रक्स करे, क्या बात, वाह, वाह, तू मेरे इर्द गिर्द इर्द रक्स गिर्द करे, रहे, रक्स करे, मैं आहा आहा, पपीहे की बोलियां बोल। वाह, क्या कह रहे, क्या कह रहे, बहुत उम्दा, तू बहुत बहुत उम्दा, मेरे क्या कह बहुत, रहे? इर्द गिर्द रक्स करे, और मैं जी, पपीहे की बोलियां, वाह, और क्या मैं कह रहे, समुंदर की तह में बैठूं, वाह पुरसकूं मछलियों के साथ। मछलियों का, वाह वाह, वाह, क्या कह एक रहे? और गजल जी जी पेशे खिदमत है। जी जी, अता करें। कुछ शोखी की बात है इसमें, कुछ जी महफिल को थोड़ा सा रंगीन करते हैं कि जी, सारे मौसम बदले तेरी आंख के साथ, वाह, क्या कह रहे? सारे मौसम बदले तेरी आंख के साथ, वाह, और फूल की सारी कदरें तेरी आंख के साथ। आहा, क्या बात, हम्म, क्या बात है, क्या कहने जी, सारे बहुत मौसम खूब, बदले तेरी तेरी आंख के आंख साथ, और फूल की सारी कदरें तेरी आंख के साथ, वाह और भूल चुका हूं सारे सुबह शाम के रंग, वाह, क्या कहने? भूल चुका हूं सारे सुबह शाम के रंग, काली गहरी रातें तेरी आंख के साथ। वाह, क्या कहने? ये भूल चुका हूं सारे सुबह शाम के रंग, रंग, काली गह ठंडी रातें तेरी आंख के साथ, वाह जी वाह, और महफिल महफिल एक ही बात का चर्चा, आहा, महफिल महफिल, एक महफिल ही बात का महफिल चर्चा, एक ही बात का चर्चा है, शोख और चंचल बातें तेरी आंख के साथ। वाह, क्या कहने? है वाह जी, जी वाह, महफिल महफिल एक ही बात का चर्चा है, शोख और वाह, चंचल बातें तेरी आंख के साथ, और आंख के एक साथ, एक लम्हा इस जीवन में देखी जीत। गौर वाह फरमाइएगा कि एक एक लम्हा इस जीवन में देखी जीत, क्या क्या मातें खाई तेरी आंख के साथ। आंख के साथ, क्या कहने? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, एक एक क्या लम्हा कहने? इस जीवन में देखी जीत, जीत, क्या क्या बातें भाई तेरी आंख के साथ, और तू क्या है मैं क्या हूं कुछ भी याद वाह, कुछ भी याद नहीं,
तू क्या है, मैं क्या हूं, कुछ भी याद नहीं, छोड़ दी सारी बातें तेरी वाह, आंख के साथ। तेरी आंख हम्म। के साथ, क्या कहने। आहा, क्या कहने। बहुत बहुत खूब। शुक्रिया जी, वाह बहुत शुक्रिया। वाह अभी वाह। और या आगे चलकर दोबारा? मेरा ख्याल है कि सुनेंगे जरूर। हाँ जी, अभी ठीक आगे है। चलते हैं। जब आप हुक्म अ, फरमाएंगे तो और जी भी जी, कर। अशार तो जरूर सुनेंगे और भी। हम दूसरे सेशन में चलते हैं। जी। यहाँ पर हमारे साथ हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, जनाब पास्टर हनूक हक। उनसे इल्तमास है कि वो जुवैयाद साहब के बारे में अपने तासरात, ख़यालात, यादें जो भी कहना चाहें। तो पास्टर हनूक हक। बहुत 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 शुक्रिया। ये अदबी सी महफिल, और मैं तो कोई बहुत अदबी शख्सियत हूं नहीं, लेकिन जावेद इतना प्यारा दोस्त, उन्होंने हुक्म दे दिया कि मैं इसमें हाजिर हो जाऊं, और मैं हाजिर हो गया। बहुत शुक्रिया जावेद जी, बड़ी के बारे नवाजिश। हैं, जावेद साहिब के बारे में बात करना मेरे लिए बहुत बहुत मुसरत की बात भी है और फख्र की बात है। दोस्त है, इतने ज्यादा तकल्लुफ करना मैंने होता नहीं है जावेद के साथ। एक दिन हम टेलीफोन पे बात कर रहे थे, तो जावेद ने एक जुमला बोला। उसने कहा कि देखो भाई साहब, ये होती है दोस्ती, कि हमने 5 मिनट में इतना ज्यादा हंसे हैं, हम ऊंची ऊंची हम हंस रहे थे टेलीफोन पे बात करते हुए। तो जी उनके हाँ। साथ या खूबसूरती इसी में है, दोस्ती की। जावेद याद मोहब्बत करने वाला एक बंदा है, मोहब्बत करने वाला बंदा। और जी अमजद इस्लाम अमजद, उसका एक शेर, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। अमजद साहिब वाह। का। वाह। हाँ, आहा। मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। और जावेद वो बंदा है जो इस पानी को कम होने ही नहीं देता। वाह, वाह। क्या कह। ये कम होने ही नहीं देता। जावेद वाह को मेरी जी। वाकफियत जावेद साहब से मुल्तान में हुई। मेरे वालिद साहब वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो वहाँ पे उनकी पोस्टिंग होगी कुछ अरसे के लिए, और ये तकरीबन 47-48 साल पहले की बात। ये 1975-6 ये दौर था जब हम मुल्तान में रहे। और वहीं पे जावेद साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई चर्च के हवाले से। चर्च में हमारी मुलाकात जी पहली दफा हुई, जी और जी। जावेद ने वहीं पे मुझे अपना साथ जोड़ लिया। उसमें मेरा वाह जी कोई वाह। हिस्सा नहीं था। जावेद की अपनी शख्सियत ऐसी है कि वो अपने साथ बंदों को जोड़ते थे। जावेद साहब जो हैं वो, ये तो अभी भी जवान हैं, और मुझे याद आ रहा है कि वो वक्त था जब मैं भी जवान हुआ करता था। वाह, क्या बात। वही यादें। हाँ जी, वो यादें हैं उस वक्त भी। जावेद के लिखने लिखाने का सिलसिला उस वक्त भी जारी था। बिल्कुल, ये मैं 75-6 की बात कर रहा हूँ। तो ये उस वक्त भी ये लिखते थे, और बल्कि एक छोटा सा मैगजीन था, वो ये तरतीब दिया करते थे, छपवाते थे मंजिल नाम से। और जी। हाँ जी, याद है मुझे। मुझे भी, हाँ जी, मुझे भी मजबूर कर दिया उन्होंने एक दफा कि मैं भी कुछ लिखूं। और कुछ वो पता नहीं तजरीदी सा कुछ मैंने लिखा, सफा एक, तो इन्होंने छाप दिया उसमें मेरे लिए। वो एक बड़ी नई बात थी कि मेरी लिखी हुई चीज छप गई। तो जावेद साहब इसी तरह से खींच के लोगों को लाते थे अदब की तरफ, उस वक्त जब अभी इतनी मैच्योरिटी, लेकिन ये बंदा मैच्योर था, हम लोग नहीं थे।
लेकिन ये बंदा उस वक्त भी बिल्कुल ऐन हर चीज को नाप तोल के करने वाला, संजीदगी के साथ रहने वाला ये जावेद साहिब थे जो उस वक्त थे। मुझे साहिब कहते हुए को थोड़ी सी दुश्वारी होती है। तो ना कहें, कोई बात जावेद उसके लिए मैंने एक दफा है ना किसी और फोरम पे भी ये बात कही थी जावेद साहिब के लिए बात करते हुए कि मैं आज तक समझ नहीं सका, अब तो समझ आ जाती है, लेकिन काफी देर तक कि जावेद साहब जो हैं उनके साथ मेरी दोस्ती की वजह क्या थी, उसकी बुनियाद क्या थी, मुझे समझ ही नहीं लगती। इसलिए कि जावेद तो एक इंतहाई शरीफ आदमी था। शरीफ अल्लाह और मुखलस। हाँ जी, ये तो एक शरीफ आदमी था, मैं कुछ और था, लेकिन इन्होंने दोस्ती वाला वो बंधन बांधे रखा। इन्हें ये फन बहुत खूबसूरती से आता है, दोस्त बनाने का फन भी आता है, और फिर उस दोस्ती को कयाम बख्शने के फन के भी ये माहिर हैं। अभी तक हम उस में बंधे हुए हैं जो उस वक्त इन्होंने किया। इकट्ठे काम करने का भी हमें वक्त मिला। मुझे याद आता है उस वक्त ये 75 था गालबन, उस वक्त ईस्टर का एक ड्रामा उस वक्त रेडियो मुल्तान रेडियो पे ईस्टर के हवाले से कुछ करना था। ये जावेद साहिब जो वहां के यूथ था उसके गालबन ये प्रेसिडेंट थे उस वक्त, यूथ ग्रुप जो चर्च का था उसके। तो इन्होंने उस वक्त जो वहां पे ड्रामा किया गया, गीत गाया गया, वो इन्हीं की तहरीर थी। ये बिल्कुल इनकी एन उस वक्त कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं थी इनकी, आई थिंक वो 26, 27, 28 साल का था उस वक्त का सिलसिला, जब उन्होंने वो रेडियो के लिए वो प्रोग्राम लिख दिया और हम लोगों ने वहां पे जाके वो किया। ड्रामा था एक, और ड्रामे की तहरीर एक बड़ी मचोटी वाला काम होता है जो इन्होंने उस वक्त भी कर दिया। और हमने वहां पे जाके वो ईस्टर का ड्रामा किया, गीत गाए। और ये एक बात बड़ी जरूरी सी मैं अभी इनके बारे में ये कहूँ, दोस्ती वाला सिलसिला और दोस्त बनाने वाला तो पक्का है, लेकिन जावेद अपने कौम के लिए कुछ करने की लगन, ये इनमें बिल्कुल उसी वक्त से ये आग इनके अंदर है, आग कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। और जहां भी जाते हैं अपनी ये क्रिश्चियन टेस्टमनी जो है ना वो साथ रखते हैं। खूबसूरत शायरी इनकी, वो किताबों के नाम भी तो किताबों के नाम है यीशु के संग, यीशु मेरा महबूब, मेरा है ना, यीशु मेरा महबूब। तो ये इनका एक रहा है खासा कि अपनी क्रिश्चियन टेस्टमनी को कभी भी इन्होंने पीछे नहीं पड़ने दिया, उसको हर जगह पे आज भी जो शायरी करते हैं, मैंने इन्हें देखा इनकी महफिलों में शायरी जो पढ़ते हैं जाके, उसमें भी मसीहा का बयान करना, मसीहा की हमद करना, मसीहा की तारीफ करना, ये इनका, ये इसके बारे में तो शायद वो अदबी लोग ज्यादा बेहतर कह सकते हैं, लेकिन जाती तौर पे मैं इनकी मोहब्बत का बड़ा कायल, इनके प्यार का, इनकी खूबसूरत। अच्छा, एक बात मुझे अभी तक जावेद की उस वक्त से अभी भी याद रहती कि अगर कहीं पे कोई झगड़े वगड़े की बात होती थी तो जावेद का रवैया एक बड़ा अजीब सा होता था। मैं याद करता हूँ उसको, साइड पे खड़े होकर सिर्फ देखते थे, कभी किसी झगड़े में इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा मैंने। देखते थे और फिर ज्यादा से ज्यादा बाद में फिर समझाने की कोशिश करते थे, उस वक्त नहीं। और ये एक बड़ी मैच्योरिटी वाला काम था जो बिल्कुल इनके यंग एज में था। तो अब तो ये बहुत मैच्योर हो गए, अब तो और भी ज्यादा खूबसूरत बातें करते हैं, खूबसूरत सोचते हैं, खूबसूरत लिखते हैं। मैंने कहीं पे एक शेर
पढ़ा और मैंने अपनी एक डायरी सी बनाई जिसमें कोई अच्छी चीज लगती है तो लिख लेता हूँ। तो वो मैंने लिखा हुआ था और बहुत बाद में वो था, दिन को साल और साल को सदियां क्यों कहते हैं, तुझसे बिछड़ के जाना, है ना, ऐसा ही था ना, जी तुझसे जी, बिछड़ के जाना। तो वो मुझे बहुत बाद में तुझसे मालूम बिछड़ हुआ, कर जान लिया है, जान तुझसे लिया, बिछड़ कर जान लिया है कि जान लोग लिया। दीवाने हाँ, दिन को दिन को साल और साल साल और को साल सदियां को क्यों कहते सदियां क्यों कहते हैं। तो ये वाली हाँ जो थी, ये चीज इनकी मुझे मालूम नहीं था कि ये इनका है। बहुत बाद में मालूम हुआ कि जावेद की लिखी हुई है ये छोटी सी नज़म। तो जावेद के साथ हमारी वाबस्तगी अभी तक चली आती है, खूबसूरत है, प्यार वाली है। अभी भी लाहौर में आते हैं तो मुलाकात हो जाती है, कम कम होती है लेकिन हो जाती है, और हमारा बड़ा खूबसूरत वक्त होता है जो इनके साथ बीतता है। ठीक नाजरीन, जनाब। ये थे पास्टर हनूक हक, जी जो जी जी जी। हमारे बहुत ही मोहतरम और इल्मी अदबी शख्सियत जवेद साहब के बारे में अपने या तासरात का इजहार कर रहे थे। मैं यहाँ पे दो नाम और बताता चलूँ जो हमें लाइव पूरी दुनिया में देख रहे हैं। कराची से है कनीज मंजूर, और एक बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त हैं, ये डेनमार्क में मकीम है, असल में अराकी हैं और अरबी, इंग्लिश और डेनिश में शायरी करते हैं, बहुत सारी किताबें हैं। उनका नाम है मुनीम अल फकीर, बहुत अच्छे शायर, वो भी हमें लाइव देख रहे हैं। तो आगे चलते हैं, जवेद साहब आपकी तरफ आते हैं, जी एक जी। छोटी सी गजल या नज़म अता कर दीजिए, उसके बाद फिर सुहेल साजिद टोंजाबादी साहब से सुनेंगे वो आपके बारे में क्या कहते हैं। जी, मेरी एक किताब आपके पास भी मैंने भेजा है, उसका खुली आंख जी का जी सपना। जी जी, मेरे तो पास है मैं उसकी एक टाइटल। टाइटल जो नज्म है वो अ, अर्ज करता हूँ आपके सामने जी कि खुली आंख का सपना क्या है। खुली आंख का सपना क्या है, शोख हवाएं, बहती नदियां, चलता पानी, उड़ते बादल, तन्हा कश्ती, मैं और तुम। वाह, ओह, आहा आहा, क्या कह रहे खुली हैं, क्या आंख कह का रहे हैं। सपना क्या है, खुली आंख का सपना क्या है, शोख हवाएं, बहती नदियां, चलता पानी, उड़ते बादल, वाह, तन्हा कश्ती, मैं और क्या तुम। कहने, और खुली क्या कहने। आंख का सपना क्या है, लहरें साहिल, रेत पे चलना, भीगे वाह कपड़े, वाह, क्या चांद कहने। और बदली, भीगे कपड़े, चांद और बदली, सर और कांधा, आंसू कह के, खुली आंख का सपना क्या है। खुली आंख का सपना क्या है। सुबह वाह खुली आंख का सपना क्या है, बाग का कोना, झुंड और साया, दिल की धक धक, वाह, पेड़ और पत्ते, फूल और जी, खुशबू, तोता मैना। वाह। खुली आंख का सपना क्या खुली आंख का सपना क्या है, क्या कहने। वाह। है, बाग बहुत का खूब। कोना, झुंड और साया, दिल हम्म। की धक धक, पेड़ और पत्ते, फूल और खुशबू, तोता मैना। मैना। आहा और फिर है कि आहा, खुली आंख का सपना क्या है, होंठ किताबी, जुल्फें काली, वाह, आंखें क्या कहने। रोशन, मुश्किल रास्ते, गहरी वाह जी खाइयां, वाह। बिखरा पानी। खुली आंख का सपना क्या है। खुली आंख का सपना क्या है। वाह जी वाह। और आखिरी बंद है कि खुली आंख का सपना क्या है, तेरा हुस्न, मेरा इश्क, वाह, लोगों की बातें, तेरी यादें, मेरी यादें, यादें यादें। क्या यादें कहने, यादें। क्या कहने। बहुत खूब। याद से यादें,
तेरा हुस्न मेरा इश्क, लोगों की वाह बातें, तेरी वाह यादें, मेरी यादें, यादें यादें। यादें बहुत यादें, शुक्रिया क्या जी, कहना। नवाजिश। बहुत खूब जी, बहुत शुक्रिया। अभी चलते हैं आगे। हमारे साथ बहुत ही एक और मोहतरम शख्सियत मौजूद हैं जो नामवर सहाफ़ी भी हैं, शायर भी हैं और दानश्वर भी हैं, जनाब सुहेल साजिद स्टोन्ज़ाबादी। उनसे दरख्वास्त है कि आप हमारे मेहमान, ख़ास मेहमान जुनैद याद साहब के बारे में ख्यालात का इज़हार करें। जी, सुहेल साजिद, मेरा ख्याल स्टिल हो गई है उनकी आवाज़। जी, इनका लाइट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहां रहता है मेरे ख्याल में। साजिद। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और फिर जावेद साहब का भी शुक्रगुजार। जी जी, हेलो, आवाज़ क्लियर नहीं? जी, जी, हेलो, अब आ रही है, बहुत अच्छी अब आ रही है। आ ठीक रही है। है। तो मैं ये कह रहा था कि जावेद याद साहब के बारे में ज़ाहिर ख्याल के लिए मुझे जब आपने कहा या दावत दी तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ। और खुश इसलिए हुआ कि इजहार ख्याल के लिए तो लोग मुख्तलिफ लोगों को कहते हैं, लेकिन जब किसी एक सच्चे शख्स के लिए बात करना हो तो फिर बहुत सारी जी, सच्चाइयों को जमा भी करना पड़ता है। वाह! क्या कहना। जावेद जाद साहब जो हैं उनकी शख्सियत से कि जो जिस चीज़ ने मुझे बहुत साल 35 साल तकरीबन पहले मुतासर किया वो ये था कि इनका अंदाज, चलने का अंदाज जो था ये मुझे बड़ा पसंद। वाह! और वाह! वो ये था कि इंतहाई आजिज़ाना बाकी चाल। तरीके से कि फिरोजाबाद के अंदर जब ये गए हैं वहाँ इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, वहाँ मेरी पहली इनके उससे पहले कलमी दोस्ती थी लेकिन मुलाकात नहीं थी। तो मैं इनको देख कर बड़ा मुतासर होता था कि बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी रख के और नजरों को इतने खूबसूरत अंदाज में झुका के और इंतहाई आजिज़ाना और शरीफाना अंदाज के अंदर इनका आना जाना जो है वो मैं देखता था। जो है वो इतना आजिज़ाना अंदाज के अंदर चलता है, उसका दिलो दिमाग ये आया है कि इनका जो माजी है वो एक पासबानी खिदमत से निकला हुआ है। तो पासबानी जिंदगी के अंदर यही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अपना पास्टर हनूफ साहब मौजूद हैं। पासबानी जिंदगी के अंदर जो सबसे मुश्किल हामी ये है। तो जावेद शाह जो है ये ना सिर्फ अपने अंदाजे गुफ्तार से दोस्तों के साथ ताल्लुक रखने से बल्कि अपने कलम के हवाले से भी जो है इनका कलाम जो है वो बड़ा आजिज़ाना है। कि अदब के अंदर एक सिंफ अपना टर्म इस्तेमाल होती है सनतों के नाम से। तो सनत तजाद एक सनत होती है। सनत तजाद जो है वो जावेद याद साहब की शायरी के अंदर बहुत मुस्तकिल तरीके से अडॉप्ट किया हुआ है कि ये जो उसका मनफी हिस्सा होता है उसकी बात इस तौर से करते हैं कि वो बात भी मुस्बत हो जाती है। आप देखें कि जहां इन्होंने ऊंचाई की बात की है वहां पे गहराई की बात भी की है, जहां पे इन्होंने पहाड़ की बात की है वहां पे इन्होंने सब्ज़ार की बात भी की है, जहां पे इन्होंने तितली की बात की है वहां पे बागबान के एटीट्यूड के ऊपर भी बात की है, जहाँ पे इन्होंने पानी का जिक्र किया भी जो नज़म पड़ी है, पानी समुद्र की तह में बैठना और फिर मछलियों के साथ बातें करना, ये एक अजीब अंदाज है जो इंसान से हटकर तमाम मखलूक़ात जो खुदा ने बनाई है उनमें से एक एक मखलूक के साथ शिद्दत से प्यार की निशानी नजर आती है। कि इनको तितलियों से प्यार है, इनको कोमल चीज़ों से प्यार है, इनको मछलियों से प्यार है। तो जिसको दीगर अशरात के साथ प्यार हो सकता है उस शख्स के अंदर आप इंसान की मोहब्बत की नुमाइश कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान इस तरह से इतनी शिद्दत से
चाहने वाले लोगों के लिए की मोहब्बत का जो है वो अहाता कर सकता है। जावेद, आपने एक सवाल पूछा था कि आपने ये नसर की किताबें क्यों रखी, और मुझे ऐसे लगता है कि जावेद साहब ने जो अपने हिसाब से जवाब दिया वो उनकी अपनी मर्जी की बात है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जावेद साहब को इन दोनों लफ्ज़ों का जो मानी है वो आता है। जब इन्होंने नसर और नज़म ये नाफिस चाहिए ना, तो नसर और नज़म जो है वो एक ही बात है, सिर्फ एक का मतलब संवारना है और दूसरी का मतलब घेरना है। और इन्होंने दोनों असनाफ जो हैं उनके मानी को खूब समझा है और उसके असरात इंसानियत के ऊपर कैसे हो सकते हैं उसको और ज़्यादा गहराई के साथ जाना है। तब इन्होंने ये सोचा कि जब शायरी की बात हो रही है तो नसर को किसी तौर से भी पीछे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जावेद साहब की शायरी का अगर जिक्र किया जाता है तो इनकी शायरी के अंदर ऐसे ऐसे ख्यालात पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे जज्बात पाए जाते हैं जो आम तौर पर इंसान जो है उनको गैर ज़रूरी समझ लेता है। लेकिन जावेद साहब के यहाँ जो खूबसूरती है वो ये है कि ये कम कीमत की चीज़ को इतना कीमती बना देते हैं कि उसके बाद खरीदने वाले जो है उसकी बसात जो है वो कम हो जाती है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये ख्यालात की बुलंदी को इस तरीके से बयान करते हैं कि समझने वाला शख्स जो है उसको खोज लगाना पड़ता है कि आखिर इस शेर के अंदर, इस ख्याल के अंदर, इस लफ्ज़ के अंदर क्या ऐसी बात है जो शायर ने उसको इतने इस अंदाज के अंदर पेश किया है। मैंने जावेद साहब की सारी किताबें पढ़ी और सारी किताबों के अंदर जो मुझे चीज़ें नज़र आई हैं वो जो खुलासा मैं अगर बयान करता हूँ तो वो ये है कि जावेद साहब जो हैं ये बाखुदा मतलब मोहब्बत के शायर अगर मैं कह दिया जाए तो ये बिल्कुल वाजिब है। और ना सिर्फ ये किताब की हद तक इनकी शख्सियत तक भी है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये शायर इनको दोस्ती बनाने का ढंग आता है और जब दोस्ती खराब होती हुई नजर आए तो इनकी तबीयत के अंदर इंतशार पैदा हो जाता है और ये उस पशेमानी और परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि ये जो गैप आने लगा है ये कहीं बढ़ ना जाए। तो फिर इनकी फिक्रमंदी जो है उसका मैंने कई मुलाकातों के अंदर हमारी गुफ्तगू रोजाना नहीं तो दूसरे तीसरे दिन जरूर होती रहती है। ये पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटरी गिल्ड के हर मेंबर के लिए और हर शायर के लिए, हर अदीब के लिए, जितने भी इस नाफे सफन के लोग हैं उनके लिए इनका दिल जो है वो सोचता रहता है, परेशान रहता है कि किस तरीके से हम सारे दोस्तों को एक साथ मिला के रखें। मैं ज़रा मुख्तलिफ तबीयत का आदमी हूँ और इन्होंने एक जिम्मेदारी उठा ली है क्योंकि आफ्टर ऑल ये पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटरी के मरकजी सदर हैं। तो ये जब कभी मैं मुख्तलिफ अंदाज में सोचता हूँ तो ये फिर तो 2-3 दफ़ा ज़रूर फ़ोन कर लेते हैं कि कहीं ये बंदा उखड़ ना जाए। तो मुझे भी ये इस रास्ते पर लाने में अपनी कामयाबी के साथ तमाम जितनी भी इनकी महारतें हैं उनको इस्तेमाल करती हैं। तो पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटरी गिल्ड के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो रियाज साहब जो हैं ये इन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटरी गिल्ड के तमाम दोस्तों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया हुआ है और अक्सर औकात आप ये जानते हैं कि किस तरह का दौर चल रहा है तो ये जो है ये जिम्मेदारी अपनी इस तरह भी निभाते हैं कि अपनी जेब से खर्चा करके दीगर जितनी भी ब्रांचेस जो भी इनको दावत देता है उसके प्रोग्राम में जाएंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे, अपनी तंजीम को और कैसे मजबूत करना है उसके बारे में अपना जो है पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल करते हैं। अभी भी हमारी कॉन्फ्रेंस इस महीने के एंड में होने वाली है तो उस वक्त भी उसके लिए भी इन्होंने अपने आप को पेश किया कि वहाँ जाके मैं जगह का इससे पहले जो गुज़श्ता साल नहीं हो सकती चक्कर इन्होंने वहाँ पे लगाए और ये सारा काम को अदब को तरवीज देने के लिए अपनी तंजीम को संभालने के लिए जो ये मेहनत कर रहे हैं उसमें आज के दौर में नफसा नफसी का दौर है, कोई अपनी जेब में हाथ डालना जो है वो इतना मुनासिब नहीं समझता है। लेकिन ये अदब से इतना गहरा लगाव रखते हैं, प्यार रखते हैं और पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटरी गिल्ड और उसके तमाम मेंबरान के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं
कि ये पैसे का खर्च करना जो है ये इनके लिए बिल्कुल एक साइड पे बात रह जाती है, और ये हमेशा जो है वो पाकिस्तान क्रिश्चियन की तरवीज के लिए, इसकी तरक्की के लिए सोचते रहते हैं। अब इनका एक और बड़ा शौक है कि किसी दोस्त की किताब अगर शाया हुई है और इनके पास पहुंच जाए और उस पर्सन का वहां पहुंचना मुमकिन हो सके, तो इनकी ये ख्वाहिश होती है कि उस किताब की रूनमाई जो है वो मुल्तान में जरूर हो। मेरी अपनी किताबें जो हैं उनकी रूनमाई उन्होंने मुल्तान में करवाई है, और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जिक्र किया आसिफ करनाली साहब का, वो आज दुनिया में हयात नहीं है, लेकिन जावेद याद साहब ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों के हवाले से उनकी यादों को इस तरीके से महफूज किया हुआ कि मुझे नहीं लगता है कि वो इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये देखें, सिर्फ यही बात नहीं है, ये अपने असातिज़ा की इज्जत करना भी जानते हैं और उनकी मेहरबानियों को उत्तम दर्जे पे अपनी जिंदगी के अंदर अहमियत देने के कायल हैं, और छोटों से मोहब्बत करना तो शायद इनको वदीयत हो गया है और वो करते भी रहते हैं। मैं अगर जावेद याद साहब के बारे में और भी बहुत कुछ कहना चाहूँ तो कहा जा सकता है उनकी शायरी के हवाले से। और मुझे जो एक गौरी साहब आपने जो बात की थी नसर और नज़म की, अब जावेद याद साहब जो हैं उन्होंने अपना जो सफरनामा है, सफरनामे को जो एक मुकाम देने के लिए सही की है, ये बहुत बहुत अहम चीज थी। देखिए, हम सब के सब सफर करते ही रहते हैं, लेकिन सफर करते हैं और एक हफ्ते के बाद उसकी यादें भूल जाती हैं। लेकिन जावेद साहब ने जितने तवील सफर किए हैं, छोटे सफर किए हैं, उन्होंने अपनी तहरीरों में उसको ऐसे समो दिया है कि किताब तो इंसान के बहुत अरसे बाद तक रहती है। उन्होंने अपनी जिंदगी को और अपने काम को, अपनी शख्सियत को, अपने सफर को करता ही है। तो मैं जावेद साहब के बारे में जितना भी कहता चाहूँगा वो थोड़ा ही रहेगा। तो टाइम को और मलहूज रखते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और फिर से एक दफ़ा शुक्रगुजारी करता हूँ जावेद साहब की और आपकी, जिन्होंने मुझे इस ख़ास मनसब के लिए मौका दिया कि मैं इतने बड़े शख्स के बारे में बात कह के या उनका जिक्र करके उनके कलाम के हवाले से, उनके लोगों के साथ मुलाकातों के हवाले से कुछ बात कर सकूं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। जी गौरी साहब। जी जनाब जावेद गौरी साहब। मेरे ख्याल में उधर कोई प्रॉब्लम आ गया है, अच्छा अच्छा। टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ गया नहीं। गौरी साहब की आवाज भी नहीं आ रही ना अभी? जी हाँ कोई ना, उधर कोई प्रॉब्लम आया। उन्होंने भी बिजली चली गई, इटली की बिजली चली गई। आ गए।
जी बगैर आवाज दे आए ना। हाँ कोशिश कर रहे हैं। हम्म, की नहीं आ रही नहीं ना। बात, हमारी आ रही नहीं चलती। जावेद इशारियां दी जुबान समझदे हो? अब आ रही है आवाज मेरी? जी जी अब आ रही है, आ रही जी है। अभी आई, अभी आई, आ, अभी आई। फिर दोबारा शुरू कर देते हैं बात कि दरअसल अदब ना सिर्फ जिंदगी का तर्जमान होता है, बल्कि इसमें जिंदगी के तमाम पहलुओं को बयान करने की सलाहियत मौजूद होती है। अदब इंसानी जिंदगी, समाज और माशरे की तमाम तलख और सुख और खुशियों की काफियत को दिल से दिल तक पहुंचाता है। लेकिन हमारे यहाँ दो अदबी नजरिए चलते रहे देर तक, उन पर बहस गूंजती रही। एक था अदब बराए अदब, दूसरा था अदब बराए जिंदगी। अब तक उनकी बाज बाज अदबी हलकों में बहस पर सुनाई देती है, लेकिन अदब बजाते खुद नजरिया नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत सारे नजरिए होते हैं जो पिनहा भी हैं और जाहिर भी है। अब तो बात बहुत आगे निकल चुकी है कि अब तो साख्तियात, रद्द साख्तियात, जदीदियत और माबाद जदीदियत, रद्द तश्कील तश्कील, बहुत सारे नजरिए, कम्युनिज्म और बहुत से नजरिए। मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि पाकिस्तान के उर्दू अदबी हल्के में, मुल्तान में भी, लाहौर में भी आपके बहुत राब्ते हैं, दोस्त हैं, उनके प्रोग्रामों में आप शिरकत भी करते हैं और वहाँ पे अपनी शायरी और नसर दोनों को का हिस्सा भी डालते हैं। आपके नज़दीक अदब है क्या? मैं ये समझता हूँ कि नजरिया अदब जो है, यानी शायर जो है और शायरी जो है या शेर जो जिसको हम कहते हैं, शेर आपको जानते हैं कि शऊर से निकला है। और जब हम शऊर की बात करते हैं तो हम अक्ल की बात करते हैं, हम दानिश की बात करते हैं, जी हम सलीके की बात करते हैं, हम तमीज़ की बात करते हैं, और इसी तरह हम पहचान की बात करते हैं। इसलिए कि ये सारी बातें जो हैं वो शऊर से जुड़ी हुई है, ना सिर्फ शऊर से बल्कि तहतुल शऊर से जी जी तक ये जाती है, लाशऊर के साथ ये जाती है। और जब हम अदब की बात करते हैं, अदब के नज़रिए की बात करते हैं, तो जैसे आपने भी थोड़ा सा जिक्र कर दिया है कि हम जिंदगी की बात करें। जी और मैं समझता हूँ कि अदब जो है वो हमेशा जिंदगी के लिए होता है और जिंदगी के लिए होना चाहिए। आज जो हम अपने माशरे में देख रहे हैं, बेरारवी का शिकार हैं लोग, जी जी नौजवान अपने ट्रैक से हट गए, खवातीन नजर आती हैं जो उस ट्रैक पर नहीं है। हमारे माशरे में बहुत सी बुराइयों ने जन्म लिया है जी और जी ले रही। और मैं समझता हूँ कि ये इसकी बुनियादी वजह जो है वो अदब से। जी और जी हम जो इस बात का दावा करते हैं कि हम अदब लिख रहे हैं या अदब की जी बात कर रहे हैं, तो हमें इन बातों पर नजर रखनी है। जी और पहली बात यह है कि हमारे अंदर ये बातें होनी चाहिए और तभी हम उस जिंदगी को दूसरों तक मुंतकिल कर सकते हैं। हमारी तहरीरों में, हमारी शायरी में, हमारे कॉलम्स में, हम जिस सनफ को भी इस्तेमाल करते हैं उसमें हमें उसमें जिंदगी होनी चाहिए,
जो कि दूसरी जिंदगियों में मेरे नजर मेरे सामने यही अदब की एक जो बुनियाद है, बेस, और उसी का इस्तेमाल जरूरत है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, जिस दोस्त से मिलूँ, जिस प्रोग्राम में जाऊँ, उसमें इसी बात की मैं इशार करने की कोशिश करता हूँ और प्रचार करता हूँ। जी, हमारे यहाँ बहुत से लोग जो है वो शायरी करते हैं, लेकिन शायरी में वो बहूर, इसरार और रमूज, उसके वजन लय, उसका ख्याल नहीं रखते। हमारे यहाँ जो बरसगीर में शायरी लिखी गई है, उसमें आपसे पूछना चाहूंगा कि ये शेर का कोई नजरिया भी है क्या? शेर भी क्या अदब के हवाले से क्या है शेर? देखिए जी, मैं एक बात बड़ी खुल के करना चाहता हूँ, वो ये कि बिल्कुल शेर का एक नजरिया है, और वो नजरिया जरूरत नहीं होना चाहिए, नजरिया अदब होना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ बात नजरिया जरूरत भी बन गया है शेर। और वो जो शेर कहे जाते हैं, मैं नहीं समझता कि उन्हें हम अशार कह सकते हैं, शेर कह सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जहाँ तक रदीफ काफिये की बात है, इल्मे अरूज की बात है, ये सारी बातें बिल्कुल वजह है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शेर में खूबसूरत ख्याल ऐसा जरूर होना चाहिए जो दूसरों की जिंदगी को तकवीत दे। और आप हमारे यहाँ जो ट्रेंड बन गया है, हमारे यहाँ जो ट्रेंड बन गया है वो ये है कि लोग, खास तौर पे मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे शायरी के हवाले से, नसर के हवाले से, लेकिन हमारा ये ट्रेंड बन गया है कि हम उनकी तारीफ करना जो है ना, हमें बड़ा मुश्किल लगता है, हम सिर्फ तनकीद कर पाते हैं। अगर आप काफी रदीफ की बात करें, वजन की बात करें, तो जो आज से मतलब 100 साल पहले भी जो लिखते थे, शुरा हज़रात लिखते थे, आप कई जगह ये बातें नजर आए। अगर आपने मुताला किया है या कर रहे हैं, तो उस वक्त भी ये बातें थी, लेकिन देखने की बात ये, समझने या सोचने की बात ये है कि उस पे ख्याल क्या पेश किया, क्या वो ख्याल जिंदगी देता है, क्या वो ख्याल जो है वो फूल खिलाता है, क्या उसमें खुशबू आती है जो दूसरों को मुअत्तर कर सकती है, या दूसरों, मेरा ये अपना ये ख्याल है। शायद इसके बाद कोई आप ऐसा सवाल करें तो फिर मैं निकारियों के बारे में और उसके बारे में डिटेल से बात करूँ। नहीं, बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने की कि शेर वही है जो एहसासात से लबरेज हो, जिंदगी से लबरेज हो और पढ़ने वाले को मुतासर करे, उसमें खूबसूरत अल्फाज हो, उसकी बंदिश खूबसूरत हो और मुरव्जा बहूर के अंदर हो। ये बात बड़ी अच्छी तशरीह आपने की, बड़ा अच्छा जवाब दिया, बड़ा उम्दा बयान है। जो मुब्तदी हैं उनके लिए बड़ी सीखने की बात है आपने की। लेकिन मैं देखता हूँ कि अदब में ग्रोहबंदियां बहुत पैदा हो चुकी हैं। ये ग्रोहबंदियां जो हैं, ये अदब के लिए नुकसानदेह हैं या मुफीद है? गौरी साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये ग्रोहबंदियां आज की नहीं है, ये एक अरसा से चल रही है, बड़े पुराना ये सिलसिला है, ये चलता है। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये इतना वसी मैदान है या इतना वसी ये काम है कि इसके लिए मैं समझता हूँ कि ग्रोहबंदियों की जरूरत है। लेकिन ग्रोहबंदियां ये नहीं होनी चाहिए कि अपनी अना को तस्कीन देने के लिए ग्रोहबंदियां कर। हमारे यहाँ आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि जब किसी की अना मजरूह होती है, मैं इससे भी सख्त अल्फाज करने लगा हूँ कि झूठी अना मजरूह होती है, तो वो शख्स
एक नया ग्रुप बना लेता है, एक नया ग्रुप बना लेता है। जी और और वो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ अपनी जात को नुकसान नहीं देता, बल्कि वो अपनी पूरी कम्युनिटी को नुकसान देता जी जी बिल्कुल है। मैं दुरुस्त समझता हूँ कि जुर्रत की बात ये है, मैं समझता हूँ कि जुर्रत की बात ये है और हौसले की बात ये है और समझदारी की बात ये है कि अगर आपका कोई नजरिया है, अगर आपको कोई ख्याल है, तो आप वहीं रहकर उसको कोशिश करें कि उसको दूसरों तक पहुंचाएं या उनको कायल करें। ये बड़ा जी जी आसान है, ये बड़ा आसान है कि अलग होके आप एक 4 दोस्तों को इकट्ठा करके तो एक ग्रुप बना लें, ये बड़ी आसान है। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है कि वहां रहकर अपनी बात को बताएं, अगर आप समझते हैं तो सही। लेकिन मैं जो बड़ा कि हमारा ये इतना बड़ा कैनवस है कि भाई ये ग्रुप बनने चाहिए, मैं समझता हूँ बनने चाहिए, लेकिन वो सिर्फ तनकीद के लिए नहीं बनने चाहिए, दूसरों की तजलील के लिए नहीं बनने चाहिए, बल्कि फिलाह बहबूद के लिए और अदब को आगे बढ़ाने के लिए, अदब की तरक्की और तरवीज के लिए काम करना चाहिए। जी। एक और बात यहाँ पे मेरे ज़हन में आ रही है, जब ये ग्रुप बंदियां बन जाती हैं, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, तो असल बात जो है वो पीछे रह जाती है। तो इस सिचुएशन में एक अदीब और शायर की माशरती और अदबी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए आपके नजदीक? मैं समझता हूँ कि इसमें जो शायर और अदीब है उसकी माशरती जिम्मेदारियां सबसे बढ़कर ये है कि उसमें हौसला होना चाहिए, क्या बात उसमें बर्दाश्त होनी चाहिए, उसमें सब्र होना चाहिए और उसमें एक कदम पीछे हटने की कुव्वत होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? ये बहुत जरूरी है, तभी आप किसी तंजीम को चला सकते हैं, तभी आप दोस्तों में रह सकते हैं, क्योंकि कोई भी जगह, कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं या कोई भी ऐसी तंजीम नहीं जिसमें इख्तिलाफ राय था। और मैं समझता हूँ कि इख्तिलाफ राय जो है वो होना बहुत जरूरी है। जी वो भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि एक हमारी सबसे बड़ी माशरती जो जिम्मेदारियां हैं वो ये है कि कोई किसी को हमसे दुख ना, कोई हमसे नाराज ना, कोई हम हमेशा मोहब्बत बांटें। इसकी बेस ही यही है कि हम हमेशा मोहब्बत बांटें। क्या कह रहे हैं? बहुत यहाँ पे एक और मेरे ज़हन में बात आती है कि ज्यादातर ग्रुप बंदी जो है वो शायरों में होती है, मुशायरे पढ़ने के दौरान दाद देने का चक्कर और किसी को मुशायरे में दाद ना देने का चक्कर। तो ये मुशायरा, जो मुशायरे की रवायत है, बहुत पुरानी है। ये मुशायरा अदब की तरक्की और फरोग के लिए अहम और जरूरी है। अब देखें गौरी साहब, मैं ये समझता हूँ कि मुशायरा जो है वो बहुत जरूरी है जी शायरों के लिए या शायरी के लिए। मुशायरा बहुत जरूरी है, लेकिन दुख की बात ये है कि अब मैं भी मुशायरों में जाता हूँ हमारे यहाँ पर, बल्कि हर शहर में अब मतलब आर्ट काउंसिल है, अदबी बैठकें हैं और कई जगह हैं जहाँ पर दोस्त इकट्ठे होते हैं, मुशायरे होते हैं। और मैं यकीन करें कि जिस मुशायरे में जाता हूँ लोग मतलब पूरे भरपूर तरीके से दाद देते भी हैं और दाद लेते हैं। जी जी। लेकिन मैंने देखा है कि जब हम किसी अपने मुशायरे में जाते हैं तो वहां पर हमें देखते हैं कि मतलब दाद का इंतजार, यानी हमारा ट्रेंड ये बन गया है। वो पिछले सवाल पे मैं आता हूँ, हमारा ट्रेंड ये बन गया है कि जब वो शेर हम सुना रहे होते हैं तो वो उसको अभी उसके ख्याल को नहीं देख रहे होते, वो देख रहे होते हैं कि इसमें वजन में कहाँ कमी आ गई, ये काफिया रदीफ मिला नहीं। ये मतलब वो हमारे दोस्त
इन बातों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मैं थोड़ा सा इसको वसी करता हूँ, पता नहीं ऐसा कोई सवाल आएगा कि नहीं, लेकिन मैं जी थोड़ा जी सा आगे जाना चाहता हूँ। जी जी देखें देखें गौरी साहब, जी जी इस वक्त फरमाइए। पूरी दुनिया में, जी जिसमें इटली है, अमेरिका है, उसके बाद यूके है, उसके बाद कनाडा है, मतलब बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां से हमारे टीवी चैनल्स को चला रहे हैं, जैसे आप साकवा समाज से चला रहे हैं। इसी तरह सैमसन जावेद साहब हैं, वो क्रिश्चियन नेटवर्क जो है उससे चैनल चला रहे हैं। इसी तरह हमारे जो बशीर साहब हैं, बशीर जी साहब, वो कलमकार इंटरनेशनल के हवाले से चैनल चला रहे हैं। फिर हमारे वो हैं अपना फादर मानुएल मानी। मानी साहब, वो मतलब मुकालमा टीवी के हवाले से चैनल चला रहे हैं। हमारे आफ्ताब मुगल साहब हैं, वो माइनॉरिटीज कंसर्न के हवाले से चला रहे जी हैं। मेरा बेटा अमेरिका में है, वो मसाया टीवी चैनल के हवाले से टीवी वो प्रोग्राम चलाता है, जिंदगी एक गवाही। अब ये जितने भी चैनल्स हैं ये सारे पाकिस्तान से पाए, जी जी लेकिन वो कर किसके लिए? पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान के लिए, शायरों के जी जी लिए, अदीबों के लिए और दानिशमरों के लिए। पॉलिटिकली भी काम हो रहा है। लेकिन गौरी साहब, दुख की बात यह है, मैं ये बड़ी खुल के बात करना चाहता हूँ, शायद ये किसी को अच्छा ना लगे, हमारे यहाँ पर जो हो रहा है ना, हमारे शायर अदीब जितने भी हैं, और यही वजह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही वजह है कि एक मुद्दत से कोई नाम खुलकर हमारे सामने, मतलब जी बहुत पहले से एक दो नाम चल रहे हैं, और चल रहे हैं। कोई नाम हमारा ना नसर में ना नज़म में हमारा बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। उसकी रीज़न क्या जी है? मैं एक छोटी सी बात करने लगा हूँ। जी उसकी जी रीज़न ये है कि हम एक कुएं में गिरे हो, और जिस पर कोई निगाहबान बैठाने की जरूरत नहीं। जी मेरे ख्याल में आप ये बात समझ समझ गए। गए। नाजरीन भी समझ गए। निगाहबान बैठाने की जरूरत नहीं कि यहाँ से कोई ना निकले। तो ये हमारे यहाँ पर ये बड़ी मतलब खौफनाक और बड़ी दर्दनाक दुख ये बात कि यहाँ पर हम लोग अपने लिए नहीं सोच रहे। हर कोई मतलब, और इसमें मैं समझता हूँ कि खुद पसंदी, बल्कि इससे भी ज्यादा लफ्ज एक और है, खुद फरेबी। हम खुद पसंदी और मुनाफिकत भी शामिल कर ले। हाँ जी, खुद पसंदी और खुद फरेबी में मुबतला हो कि हम किसी दूसरे को पसंद करें। वो फेसबुक पर बड़ा अच्छे एक मतलब आजकल अच्छी अच्छी बातें भी आती हैं कि अगर कोई हादसाती तौर पे कुछ किताबें ज्यादा पढ़ लेता है तो वो दूसरे को जीने नहीं देता। जी तो ये बड़ी मतलब दुख की बात, सही बात की है। आप। और ये मतलब हमें सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, हमें इस कुएं से निकलना पड़ेगा। और ये उसी सूरत में हो सकता है कि हम दूसरे के लिए, अपनी जात से निकलकर दूसरे के लिए। बहुत शुक्रिया जी, बजा फरमाया आपने। एक एक दो तीन जाती सवाल करना चाहूंगा। जी 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 मेरा ख्याल है कि आप बुरा नहीं मनाएंगे। मुझे ये बताएं कि मोहब्बत जो है ये सिर्फ एक बार ही होती है या बार बार हो जाती है, इससे ज्यादा भी बार हो सकती है? देखिए जी, जिसका नाम ही है मोहब्बत, तो वो बार बार होनी चाहिए, मेरे ख्याल में बार बार होनी चाहिए, और बार बार होती है। अब आप पता नहीं कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हैं लेकिन ये है मोहब्बत की तो किस्में ही नहीं ना। मोहब्बत तो एक ही है ना, लाजवाब। मोहब्बत बार बार होनी चाहिए, शादी बार बार नहीं होनी चाहिए। बच्चों के लिए एक बार ही होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात की आपने। एक और मैं मोहब्बत का कायल हूँ, मोहब्बत का कायल हूँ, और मोहब्बत आप तो समझते हैं कि जरूरी नहीं कि वो किसी खातून से की जाए या किसी, हाँ पास्टर साहब हमारे पास है, वो बाइबल में लिखा है कि जिसमें मोहब्बत नहीं वो ठनठनाता पीतल और एक और बात करना चाहता हूँ, बड़ी पर्सनल सी बात है कि सियासत से आपको दिलचस्पी है? अगर है तो आपको कौन से लीडर पसंद है?
देखें, मुझे वैसे बहुत ज़्यादा सियासत में दिलचस्पी तो नहीं, लेकिन मैं अब इस बात को महसूस करता हूँ कि सियासत में दिलचस्पी होनी चाहिए, मुल्की सतह पर भी होनी चाहिए और निचली सतह पर भी, लेकिन मैं अहमियत देता हूँ निचली सतह पर। यानी मैं समझता हूँ कि जैसे कि यूसी की बात है, यूनियन काउंसिल की बात, क्योंकि उसमें मैं समझता हूँ, मैं रहा भी हूँ यूनियन काउंसिल में, मैं रहा भी हूँ, क्योंकि उसमें यह है कि आप अपने इर्द गिर्द बड़ी आसानी से देख सकते हैं और खुद आप देख सकते हैं, और अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। बड़ी सतह पे मैं नहीं इस बात को पसंद करता, क्योंकि वहां पर जो है आपको पता है पैसे की दौड़ है और एक दूसरे को गिराने की दौड़ है और आगे बढ़ने की दौड़ है, और कोई मेरा कोई खास मतलब नहीं टारगेट लीडर के बारे में, लेकिन जिसकी बातें भी सामने आती हैं, अच्छी बातें सामने आती हैं, मैं उसी को, मैंने कभी ना कभी किसी जमात को अहमियत दी है और ना ही किसी एक लीडर को, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सियासत में बंदे को दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पे जब मैं मतलब किसी, क्योंकि मैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ, शुक्र है खुदा का, बड़ी तंजीमों में मैंने काम किया है और अब क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड की बात भी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा थोड़ा इसमें दिलचस्पी होनी चाहिए, लेकिन किसी की तामीरी काम, बहुत खूब। किसी की अच्छा, तनज़्ज़ुली करिए, अगर किसी को फायदा होता है, यानी अगर किसी एक के साथ थोड़ी सी सियासत करके अगर 50 लोगों का फायदा होता है, तो मैं समझता हूँ कि उस हद तक हमें सियासत करनी चाहिए। जुबैर साहब, इस सेशन का आखिरी सवाल है, उसके बाद हम आखिरी सेशन में चले जाएंगे कि दुनिया में किताब का मुस्तकबिल क्या है। बहुत से मीडिया की, सोशल मीडिया की वजह से परेशान है कि शायद किताब का मुस्तकबिल खतरे में है। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि किताब का मुस्तकबिल कभी भी खतरे में नहीं, ना कभी खतरे में था, ना खतरे में है और ना आने वाले वक्त में खतरे में। अब तो नजर यही आता है, नजर ऐसे ही आता है कि लोगों ने किताबें पढ़नी छोड़ दी हैं और पब्लिशर्स ने उनको प्रिंट करना छोड़ दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोबारा वही दौर आ रहा है, किसी तरीके से आ रहा है। आप देखें कि पब्लिशर्स जो हैं आजकल, वो अच्छी किताबें जो हमने पढ़ी नहीं, जो हमने देखी नहीं, उनको दोबारा पब्लिश कर, और लोगों की अट्रैक्शन के लिए मैंने देखा है कि उसमें इतना ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं कि हम जैसे भी उसको परचेज कर सकते हैं, यानी 70% 80% तक वो डिस्काउंट दे रहे हैं। और वो क्यों दे रहे हैं? इसीलिए कि किताब की इशाअत। मैं आपको छोटा सा एक वाक़या बताऊं, वो हमारे पाकिस्तान में अभी हम किताब से काफ़ी दूर हैं हमारे लोग, लेकिन उस पर काम करने की ज़रूरत है, उसके सेमिनार्स कराए जाएं, प्रोग्राम्स कराए जाएं किताबों, क्योंकि जब बच्चा देखें स्कूल में किताबें लेकर जाता है, और अगर बच्चे को शुरू से हम तरबियत देनी शुरू करते हैं कि उसने किताब पढ़ना है, तो मैं समझता हूँ कि किताब कभी भी मुबहम नहीं हो सकती। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि अब हमारे पाकिस्तानी लोगों में और जो फॉरेनर्स को, आप क्योंकि रहते हैं, आप इन बातों को समझते हैं। मैं अपनी बेटी के पास नेपाल गया और मैंने जब वापस आना था तो मेरे पास फ्लाइट दुबई था, क्योंकि बेटा उस वक्त दुबई में होता था, आजकल तो अमेरिका में है। तो वो वहाँ से 5 घंटे की तकरीबन फ्लाइट है, वहाँ से काठमांडू से दुबई। तो मुझे फ्लाइट में जो सीट मिली वो 3 की सीट थी और 2 पर यंग लड़कियां बैठी थी, फॉरनर्स। तो पहली बात तो ये है कि क्योंकि मेरी सीट एंड पे थी, विंडो सीट थी, मैं अक्सर विंडो सीट रिक्वेस्ट करके देता हूँ। तो वो मतलब
दोनों सीटों से उठी। ये नहीं कि ऐसे हो जाए और ऐसे हो जाए, रास्ता देते नहीं, दोनों सीटों से उठी और मुझे उन्होंने मेरी सीट दी। क्या नंबर 1। नंबर 2, यकीन करें कि 4.5-5 घंटे की फ्लाइट थी, उन दोनों के पास बुक्स थी, स्टोरी बुक्स थी, और वो जी जी घमंड होता है वो बुक्स पढ़। जी ये जी फर्क है। हमारे जरा सा मोबाइल बंद हो जाए तो हम क़यामत आ जाती है कि पता नहीं क्या था, कैसे हो, कैसे किया। तो ये किताब की अहमियत है। जी यूरोप में तो जी जी मैं सुना मुझे जी बिल्कुल मुझे पता है कि वहां तो एक एक कॉलोनी में जी जी ये अगर एक अखबार छपता है तो वो लाखों की तादाद में छपता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल मैं कहना चाहिए ये चाह रहा था कि यूरोप में एक फायदा ये है कि अगर एक पब्लिशर किसी की किताब राइटर की छाप देता है तो वो जो उसको रकम मिलती है वो उससे बाकी सारी जिंदगी आराम से गुजार लेता है। गुजारता है। बिल्कुल हाँ, ठीक। और दूसरी बात ये कि जब आप सफर करते हैं बस में, ट्रेन में, तो लोग किताबें, आधे घंटे का सफर भी है तो लोग किताबें खोल लेते हैं, डायरी खोल लेते हैं, वो पढ़ते हैं। और आज भी वो रवायत चली आ रही है कि क्रिसमस पे, ईस्टर पे बच्चों को या वो अपने बाप दादा को बच्चे किताबों का तोहफा देते हैं, नई आने वाली किताबें खरीद के वो तोहफा के तौर पे देते हैं। तो आपने सही कहा कि किताब कहीं नहीं जाएगी, वो लाइब्रेरी में महफूज रहेगी आने वाली नस्लों के लिए। उनको जी अब आप देखें कि आप जिसको भी मुलाकात के लिए बुलाते हैं, बातचीत जिनसे करते हैं, या आप भी बैठे हैं, आपको बैग पे किताबें नजर आती। जी यहाँ पर लैपटॉप नहीं पड़ा हुआ। जी मैं देख रहा हूँ। जहाँ भी आप देखें, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप जिससे भी गुफ्तगू करेंगे उसकी बैग का आपको किताबों के रैक। तो मेरा एक शेर भी है इस हवाले से। मैं समझता हूँ कि किताब की अहमियत कभी भी ख़त्म नहीं हुई थी और कभी भी ख़त्म नहीं हुई, कि आज के बाद भी पढ़ा जाऊँ। क्या करें, बिल्कुल आज सही के है। बाद भी पढ़ा जाऊँ, मैं किताबों में अब लिखा जाऊँ। क्या करें, बहुत खूब। तो ये बहुत खूब। महफूज तो तभी हो सकता है। अच्छा, एक और भी मैं शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। जी हमारे जी अता जॉन कीजिए। एडिया, तो किताब के हवाले से, जॉन एडिया हमारे बहुत बड़े, आप जानते हैं, शायर गुजरे हैं, बल्कि हैं, वो तो जिंदा हैं वो लोग। तो उनका एक शेर है कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। वाह। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। सिवा कुछ भी नहीं। क्या कह रहे, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे कमरे में। और हम जो लोग हैं कि जो किताबों से मोहब्बत करते हैं, वाकई हमारे कमरे में किताबों के अलावा कुछ नहीं होता। और यही हमारी जिंदगी है, और यही हमारी जिंदगी जो है आगे चलती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए। जो ये किताब है, इसका मुस्तकबिल हमेशा ही अच्छा था, और अब भी है, आगे भी हमेशा। मसलन एक मैं मिसाल देता हूँ कि मुकद्दस बाइबल को ले लें, कितने साल पहले लिखी गई है और आज तक लोग सुबह शाम दोपहर पढ़ते हैं उसको। उसकी अहमियत कम नहीं, उसकी तशरीह और उसके मुतालब जो है ढूंढने में लोग लगे हुए हैं अभी तक और पढ़ते हैं। अब हम जी जी। अच्छा, मैं छोटी सी बात यहाँ भी करना चाहता हूँ कि अब देखें, लोगों ने ये मोबाइल में भी सारी बाइबल आ गई है, ठीक है ना जी। लेकिन इसके बावजूद भी जो हम बाइबल खोल कर पढ़ते हैं, वो हमें जो तस्कीन मिलती है, जो हमें तसल्ली मिलती है, जो हमें इत्मीनान मिलता है, और एक एहसास होता है कि खुदा के साथ हमारा रास्ता है। तो इस किताब की अहमियत तो हमेशा ही थी और अब भी आने वाले वक्त में। जी मैं अब मैं देख रहा हूँ कि वक्त की कमी के बाद अब हम आखिरी सेशन में जो मुख्तसर है उसमें दाखिल हो चुके हैं। मैं पास्टर अनूप हक से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कुछ कहना चाहें।
मेरे सामने वो मैंने शुरू में भी अर्ज किया था ना कि कोई अदबी शख्सियत तो हूँ नहीं। जावेद साहब के प्यार और मोहब्बत के वसीले आज मैं यहाँ आप जैसे अजीम लोगों में बैठा हूँ, मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है। जावेद की शख्सियत के बारे में भी मुझे बात करना थी, वो एक दो बातें और मैं अर्ज कर दूं छोटी सी जावेद साहब के बारे में। ठीक है, जावेद साहब के बारे, जावेद का मैंने देखा है कि वो हर बंदे का वो एक खुफिया खाना होता है ना जो नजर नहीं आता, तो मुझे जावेद में वो नजर नहीं आया कभी। खुली साफ शफाफ शख्सियत ऐसी जैसे हर कोई पढ़ सकता है, जैसे हर कोई पढ़ सकता है, खुली किताब है ना। खूबसूरत सी एक मुस्कुराहट जो है वो भी इसका एक खासा है जावेद का। बड़ी हल्की सी मुस्कुराहट जो है वो हमेशा रहती है, और मुझे लगता है कि वही है जो दूसरों को इस मोहब्बत के बंधन में बांध लेती है, जिस प्यार के साथ शफकत के साथ ये दूसरों से बात करते हैं। अभी जावेद बात कर रहे थे वो एक कदम पीछे हटने की, जहाँ पे कोई थोड़ा जरूरत होती है वहां पे, और जावेद सिर्फ बातें करता नहीं है, वो अमली तौर पे उसे करता है। मैंने ये काम देखा इसकी, यहाँ पे कोई इस तरह की सूरत हाल हुई है, इसने ये नहीं किया कि मैं आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ये नहीं सोचा, पीछे हट के आराम से सोच समझ के साथ खूबसूरती के साथ इसके रवैये रहे हैं। जब ये खूबसूरत शख्सियत है ओवरऑल, मैं यही कहूँगा। और आज मैं मशकूर हूँ कि आप जैसे दोस्तों में बैठने का मौका मुझे मिल गया। थैंक यू सो वेरी मच। हमें भी बड़ा अच्छा लगा। हमारे साथ हमारे दोस्त तशरीफ फरमा है सुहेल साजिद स्टोन्जाबादी, उनसे दरखास्त करता हूँ कि अगर वो कुछ कहना चाहे। मैंने तो पहले ही कहा था कि जावेद साहब की शख्सियत जो है वो इतनी गहरी है और इतनी ऊंची है कि इनके लिए बात करते करते तो सुबह भी हो जाएगी तो बातें खत्म नहीं होनी। और फिर हमारी आपस में जो मोहब्बत और शराकत का जो सिलसिला है वो भी इतना तवील है कि उसमें जब अगर मैं तरतीब देना चाहूँगा तो बहुत सारी बातें रह जाएंगी, और तरतीब नहीं दूंगा तो बेतरतीबी की वजह से रह जाएंगी, लेकिन रह ही जाएंगे। मतलब उनकी शख्सियत के ऊपर जो कुछ कहा जाना चाहिए वो मुमकिन नहीं हो सकता है कि मैं पूरे तरीके से इंसाफ कर सकूं, लेकिन ये मैं मुख्तसर अंदाज के अंदर ये बात कहूँगा क्योंकि अब प्रोग्राम अपनी क्लोजिंग की तरफ है कि जावेद साहब जो हैं वो एक मुकम्मल बाकायदा लिखने वाले, मारूफ और माने हुए शायर। मैंने सुल्तान में लिखा है, सुल्तान में अदबी बैठक के अंदर इनका बहुत बड़ा मुकाम है और मैं इसका आईनी शाहिद हूँ। ये जैसे मैं इनके साथ गया हूँ और वो लोग मुझे नहीं जानते थे, लेकिन जावेद साहब की उनके साथ ऐसी अटैचमेंट है या ऐसा रिगार्ड है उनके पास कि वो मुझे कह रहे थे कि आज की शाम आप ना जाएं वापस, आप रुक जाएं, कल हम आपके साथ प्रोग्राम करना चाहते हैं। और उसके अंदर मैं नहीं बोल रहा था क्योंकि मुझे तो वो किसी वाले से भी नहीं जानती थी। ये मैं ये कह रहा हूँ कि एक महदूद हल्के से बाहर निकल कर जावेद साहब ने जिस तरह अपने आप को मनवाया है, ये उसका सबूत था कि लोग यकीनन यही समझते होंगे कि हालांकि ऐसा नहीं है, वो यही समझते होंगे कि जैसा जावेद साहब अजीम शायर हैं, शायद ये सुहेल साजिद भी अजीम शायर होगा, इसलिए इनको मिलने के लिए आया। तो बेशक आप हैं ये तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जावेद साहब ने वहाँ पे मुल्तान के कमाल के शोरा के अंदर मेरा तारुफ करवाया और इस तरह आना चाहते थे। तो फिर उनसे मैंने वादा किया कि आइंदा जब कभी आऊँगा मुल्तान में तो फिर जरूर रुक के जाऊँगा। तो जावेद साहब एक कुएं के अंदर बंद नहीं रहे हैं,
उन्होंने अपने हल्के से बाहर निकल कर भी अपने आप को मनवाया है। अभी उन्होंने अपनी गुफ्तगू के अंदर भी बात की थी कि जब हम बाहर मुशायरों में जाते हैं तो दाद मिलती है, लेकिन जब अपने मुशायरों में जाते हैं, असल में मसला उसके अंदर जो शायद जावेद साहब उस बात को दबा गए या क्या उन्होंने जानबूझ के नहीं कहा कि हमारे यहाँ जो एप्रिसिएशन का या दाद देने का ताल्लुक है वो दो चीजों पे मुहित हो गया है। एक तो ये है कि इसका ताल्लुक मेरी तंजीम के साथ है या नहीं है, और दूसरा सच है, ये बिल्कुल है सच कि ये मेरा दोस्त है कि नहीं है। और अगर हम मेरी तंजीम का शायर है तो फिर भी उसका सारा गलत भी ठीक है, लेकिन अगर वो मेरा है। दोस्त भी नहीं है, मेरी तंजीम का भी नहीं, तो फिर इसका कुछ भी ठीक। और मेरा ख्याल है कि आपके तवस्सुत के साथ में पाकिस्तान भर के शोरा जितने भी इस सोच के लोग हैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह जावेद साहब मोहब्बत का पैगाम दिए फिर रहे हैं, आप सब भी मोहब्बत का पैगाम देकर एक दूसरे की तरबियत करें, एक दूसरे की तामीर करें, ना कि उस पर कीचड़ उछाल के या उसको इस तरह की बात करके कि वो उगता हुआ या बढ़ता हुआ पौधा वहीं सूख जाए। तो आज जावेद साहब के इस प्रोग्राम की दरखास्त हूँ सारे शोरा से और जितने भी अपने आप को अजीम तरीन समझते हैं उनसे कि आप दूसरों को बनाएं, दूसरों की मदद करें ताकि वो भी आगे बढ़ें और तरक्की करते हुए सारी मनाजिल को तय कर सकें। बहुत शुक्रिया जनाब। जी बहुत शुक्रिया। अब बिल्कुल हम आखिरी मराहिल में हैं, तो मेरी जवेद साहब से दरख्वास्त है कि अपने आप कलाम में से हमें अता करें अपने अशार, इससे पहले कि आप से पैगाम की रिक्वेस्ट की जाए कि अरबी दुनिया को, यूथ को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को पैगाम दे, उससे पहले हमें कुछ अपने अशार से नवाजें। चले मुकम्मल गज़लें जो थी वो तो आप सुन चुके हैं। मैं कुछ मुंतखब आशार जो है ना वो अपने उसमें से आपको अर्ज करता हूँ। अर्ज है कि मुझसे यूं जिद करो ना मिलने की, मुझसे यूं जिद करो ना मिलने की, मैं बहुत दूर जाके मिलता हूँ। बहुत दूर जाके मिलता हूँ, क्या कहना? जिद करो ना मिलने की, मैं बहुत दूर जाके मिलता हूँ। और शेर है कि मंजिलें आप चल के आए करीब, वाह, मंजिलें आप चल के आए करीब, आप चल के आए करीब, हम तो इस जुस्तजू के कायल। क्या कहने? आप चल के आए करीब, हम तो इस जुस्तजू के कायल हैं। और फिर शेर है, ये पहले भी आपने सुना होगा कि आसमानों से दोस्ती है मेरी, जी आसमानों से दोस्ती है मेरी, मौत के बाद जिंदगी है। वाह, क्या कहने? क्या कहने? और शेर है कि मैं तो खाइफ नहीं हालात की संगीनी से, मैं तो खाइफ नहीं हालात की संगीनी से, तू चला जाए भी तो मेरा खुदा बाकी है। सही है, बिल्कुल सच है। मैं तो खाइफ नहीं हालात की संगीनी से, तू चला जाए भी तो मेरा खुदा बाकी है। और मैं तो हैरान हूं कि अब्रे करम, वाह, मैं तो हैरान हूं कि अब्रे करम इस दफा मेरी छत पे बरसा है। क्या कह रहे? इस बार मेरी छत पे बरसा है। मैं तो हैरान हूं कि अब्रे करम इस दफा मेरी छत पे बरसा है। और ये मैं पहले भी शेर मैंने प्रोग्राम में भी बोल दिया है कि आज के बाद भी पढ़ा जाए, मैं किताबों में अब लिखा। और तू रहा मुंतजर मेरा साथी, तू रहा मुंतजर मेरा साथी,
हाथ से वाह। मुंतजर रहे मेरे, हम्म, तू रहा मुंतजर मेरा साथी, हाथ से वाह। मुंतजर रहे मेरे। हम्म, और एक और शेर सुनिएगा कि जी जी एक पैकर में, हाजी साहब, जी एक जी। जी जी पैकर में मुंतकिल न करो, वाह। एक पैकर में मुंतकिल मुंतकिल न करो, मुझको यूं पाश पाश रहने दो। है। वाह। ओ पाश ओ पाश रहने दे। एक पैकर में मुंतकिल न करो, मुझको यूं पाश पाश रहना। पाश पाश रहने दो। रहने दो। और चांदनी बादलों में खूब लगे। और वाह। फरमाइएगा कि चांदनी बादलों में। बादलों में खूब लगे, जिंदगी हादसों में खूब। वाह, क्या कहने, बहुत खूब। मेरा ख्याल काफी है टाइम आपके पास। हाँ? मेरा ख्याल है आखिरी कुछ चीज सुना दे। अच्छा अच्छा, मैं अगर 1-2 मिनट की बात है, जी जी हमारे बहुत से दोस्त जो हैं, इसको पैगाम भी समझ लें, बहुत से दोस्त हैं, बाद में मैं बात इस पे करूंगा, कि जो अ, मतलब रिलीजियस जो है, या हमारा जो प्रचार है करने की जरूरत है, उससे अवॉइड करते हैं, वो उसको नहीं जी करते, और ज्यादा वो दूसरे महफिलों में जाने की कोशिश करते हैं। शायद वो समझते हैं कि वहाँ पर हमें ज्यादा पजीराई मिलती है या हमारा नाम ज्यादा होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें इस तरफ आना चाहिए। हमारे एक दोस्त हैं जी ए नदीम, ए जी। नदीम, शायद आपने नाम सुना होगा, याद होगा। नहीं, मैं जानता हूँ जी उनको। हाँ जी, ए मैं नदीम जानता हूँ, साहब, मुल्तान में एक दो उन्होंने दफा मिला मैं उनको। हाँ जी, उन्होंने एक किताब लिखी थी, और ये हमारा भी फर्ज बनता है, क्योंकि मैं तो ये काम करता हूँ अपने आशार में भी, ये काम करता हूँ, मेरी किताबें हैं उसमें भी ये काम करता हूँ। उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया था, और एक छोटा सा किताबचा है, उसका उन्होंने नाम लिखा था सलीब और उर्दू अदब। वाह और वाह। उन्होंने उन्होंने उसमें यानी जितने बड़े बड़े शोरा हजरात थे, इल्लामा इकबाल की बात है, अहमद नदीम कासमी साहब की बात है, हाँ जी, फैज की मैंने बात पढ़ा, है, मैंने देखा। अदम की बात जी है, उन्होंने उसमें जहां जहां सलीब का जिक्र सलीब का आया है, जिक्र, जी उन्होंने वो जी। इस किताब में, जी वो जी। हाँ अशार जी। इस किताब में। तो हम्म, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे प्राइज में शामिल है। चलिए आगे चलते हैं। जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया। आप हमारी यूथ, हमारे अदबी सरमाया, और जो नए लिखने वाले हैं, और साकवा समूहा पर इस वक्त जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या आप पैगाम देना चाहते हैं? गौरी साहब, सबसे पहले तो मैं साकवा समा का और आपका खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं इस चैनल पर आकर कुछ दिल की बातें कर जी सकूं और खुल के बातें कर सकूं। मुझे जी आज जी, अच्छा ये लगा कि आपने काफी काफी खुल के बातें की। बिल्कुल होना तो मैं चाहिए। समझता हूँ कि ये जो आपने सिलसिला शुरू किया है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट, और जी, वो कहते हैं ना, काबिल सब तहसीन है, बहुत शुक्रिया, इसलिए कि बहुत हम शुक्रिया। जो लोग चले गए हैं, अक्सर उनके हवाले से ताज़ीती रेफरेंस करते रहते हैं, और उनके बारे में मतलब प्रोग्राम्स करते रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप अगर जिंदगी में किसी को ये अहमियत देते, जिंदगी में उसके काम को सराहते, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात कोई नहीं, जो कि आप कर जी, रहे हैं। और मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद भी देता हूँ, शेयर भी करता बहुत हूँ कि ये शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे। जारी रहेगा। जी जी, बुकिंग है बहुत, 2-3 और माह तक बाकी ऐसे मैंने सिलसिला चले। जो पैगाम देना चाहता हूँ आपके जो हैं नाजरीन जो हैं, या जो सुनने वाले हैं, उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, खास तौर पे जो हमारे लिखारी
जी कि हमें इस बात से खाइफ नहीं, जी हमें जो कुछ हमें खुदा ने दिया है उसको आगे चलाना चाहिए, आगे उसकी इशाअत करनी चाहिए। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देना चाहता हूँ अपने, कि मेरी जो पहली किताब जिसका नाम जी था जी यस्सु मेरा महबूब, यसु मेरा महबूब। मैं जी काफी जी देर तक उस किताब के नाम के हवाले से परेशान था। मैं सोचता था कि अगर मैं इसका नाम यस्सु मेरा महबूब रखूंगा तो ये महदूद हो, इसको सिर्फ एक महदूद तबका जो है वो पढ़ेगा क्रिश्चियन के और जी अप्रिशिएट तो नहीं करेगा या नहीं करेगा, लेकिन ये महदूद हो। लेकिन मुझे खुदा ने ये बात सिखाई, मुझे कुव्वत दी कि नहीं, मैंने उसका नाम आसमां की दुनिया भी सोचा, कई नाम सोचे, लेकिन आखिर मैंने फिर वही नाम रखा। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब इस किताब की तकरीब हुई तो उसमें बहुत से हमारे मुस्लिम दोस्त थे, प्रोफेसर थे, डॉक्टर्स थे, और उसमें एक और बहुत बड़ा नाम था, इकबाल अरशद, उस वक्त का वाह बड़ा नाम, जी जी साथ पा चुके हैं। उन्होंने एक बात कही कि यस्सु जो है वो जावेद याद का ही महबूब नहीं, वो हम सब का महबूब। वाह सही है तो ये सही है। बात मेरे लिए बड़ी हौसला अफजा थी। और मैं आपको बताता हूँ कि आज तक जहां जी भी जी मैं तकरीब में जाता हूँ, जब मुशायरे में जाता हूँ या दोस्तों की महफिल में जाता हूँ, वो जब मेरा तारुफ कराते हैं तो सबसे पहले मेरी इस किताब का। वाह क्या जी बात। तो ये मैं ये या, एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें इस बात से पीछे नहीं रहना चाहिए, जहाँ हमें मौका मिले हमें इस बात को खुलकर सामने। और मैं यही चाहूँगा कि मतलब हम भिखारी होते हुए मोहब्बत का जो पैगाम है उसको, उसकी इशाअत, उसको दूसरों तक, और यही हमारा जो है वो फर्ज है और यही जी हमारा काम है। और इस बात को हमें कभी पीछे फरामोश नहीं नहीं रखना करना चाहिए। चाहिए, और हमेशा जी मोहब्बत मोहब्बत और मोहब्बत हमारी जुबान से निकलना चाहिए, हमारे दिल से। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपने मेहमानाने ग्रामी जनाब पास्टर हनूक हक, आपका बहुत मशकूर हूँ बहुत कि बहुत आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और थैंक यहाँ पे तशरीफ लाए। और बहुत ही मोतबर और शायर सहाफ़ी जनाब सुहेल साजिद स्टोन्ज़ाबादी से कभी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, बल्कि एक जगह से वो जान छुड़ा के आए कि भाई मैं इस प्रोग्राम में जरूर शामिल होना है। आपकी मोहब्बत का, आपके खलूस का बहुत शुक्रिया। और सबसे बढ़कर अपने बहुत ही मोहतरम और मोहब्बत से लबरेज इंसान और मुखलिस और क्या क्या कह सकते हैं, जैसे पादरी पास्टर हनूक साहब ने कहा, उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत तावन किया, बहुत रहनुमाई भी की मेरी, और वक्त खास निकाला और बड़ी अच्छी बातें की। और मैं समझता हूँ ये बातें जो है आने वाली नस्ल के लिए रहनुमाई का सबब बनेगी। इसी के साथ उनका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं आप सबसे और साकवा समूह के नाजरीन जो लाइव देख रहे हैं उनसे इजाजत चाहूँगा, और अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।